लेसन कर रहे थे बेटा मेरे संग की औरतें। और इसमें जो है हमने लेखिका की दादी, नानी और परदादी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार जो है लेखिका की जो परदादी है वो किस प्रकार जो है एक चोर को भी जो है सही रास्ते पर ला देती है। और इसके पश्चात जो है लेखिका की परदादी के पश्चात जो है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कि क्या होता है इसके बाद। लेखिका की जो परदादी है वो चोर को जो है पानी पिला के किस प्रकार जो है उसे अपना बेटा बना लेती है और कहती है कि तू अब ये जो है काम नहीं करेगा। तो इसके बाद क्या है कि जो लेखिका है वो कहती है कि जब अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी जी के चलते देश की आजादी को लेकर भी मैं नाहक रोमानी थी। तो कहती है जो लेखिका है मृदुला गर्ग जी, वो क्या कहती हैं कि जो मेरे अंदर क्वालिटी आई इन दोनों बुढ़ियाओं की, तो वो क्या थी कि माँ जी के चलते कि अपने लड़की होने पर मुझे कोई भी हीन भावना मेरे मन में नहीं थी। और दूसरी तरफ नानी जी के चलते जो है देश की आजादी के लिए भी मेरे अंदर बहुत अधिक जुनून था। यानी कि उन दोनों की ये क्वालिटीज मेरे अंदर भी आई हुई थी, मृदुला गर्ग जी कहती हैं। अब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार हो गई। उन दिनों टाइफाइड जो है खासा जानलेवा रोग माना जाता था। तो लेखिका कहती है मृदुला गर्ग जी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो मुझे टाइफाइड हो गया उन दिनों। और उन दिनों जो है टाइफाइड एक जानलेवा बीमारी थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टरों ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाजत नहीं दी। शिरकत होता है बेटा शामिल होना। तो डॉक्टरों डॉक्टरों ने जो है मुझे रेस्ट के लिए बोला, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गई। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। यानी कि मैं जो है वहां पर जाना चाहती थी, इसके लिए मैं काफी रोई चिल्लाई। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी मैं बस तो रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। तो लेखिका कहती है कि मेरी उम्र जो है उस समय 9 साल की थी, ना तो मैं डॉक्टर के तर्क को समझ पा रही थी और ना मैं जो है गुड़िया से बहल सकती थी। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स ग्रामाजो उपन्यास पकड़ा गई। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी कि मानसिक रोग था, बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी जो है, तो क्या किया मेरे पिताजी ने जो है मुझे ब्रदर्स कारामाजोव की एक पुस्तक पढ़ने को दी, एक उपन्यास। इसके लेखक थे रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की। तो ब्रदर्स कारामा जो है बेटा वो एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो है रूसी उपन्यासकार दोस्तोवस्की। किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ही शौक था, मिराक था, यानी कि मानसिक रोग था। मतलब जब मैं किताबें पढ़ने लगती थी, लेखिका अपने बारे में बताती है, तो मैं उनमें खो जाती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं जश्न देखने के लिए, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठ अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली।
एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। यानी कि मैं उस किताब में बिजी हो गई। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि अ, दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं, उस वक्त ब्रदर्स कारामाज़ोव मुझे देने में क्या तुक था, यह तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। गड़बड़ हो गए मतलब मिल गई। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ी, कितना बाद में कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर था, मुझे पहली बार में ही कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। यानी कि मेरी रचनाओं में भी जो है मैंने उससे बहुत कुछ लिया हुआ है। ब्रदर्स कारामाज़ोव जो उपन्यास था, उस समय तो मुझे पता नहीं कि कितना मेरी समझ में आया, लेकिन उस उपन्यास का जो एक अंश था, बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार, वह जो है मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परनानी की परंपरा को बरकरार रखते हुए, परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही कि मेरे से अलग मेरी 4 बहनें और थी। मृदुला गर्ग से अलग लेखिका की 4 बहनें और थी। तो कहती है कि हमारे ऊपर भी जो है परंपराओं से हटने का, परंपराओं को बदलने का जो है हमारे अंदर जुनून था। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो बड़ी बहन का नाम क्या था? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। यानी कि उसका घर का नाम था रानी और लेखिका के रूप में जब वो एक लिखती थी तो उसका नाम था मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था मंजुल भगत ने और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। तो घर का नाम था लेखिका का उमा और बाहर का था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया था, तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगा पंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। तो वो कहती है कि जैसे शादी के बाद हमने नाम बदल लिया था, पति का नाम ग्रहण कर लिया था, तो इसके पति का नाम ग्रहण करने के बाद जो है कोई मतलब हमें किसी भी ऐसी समस्या का या कोई हमारा व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, हमने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। तो बेटा लेखिका कितनी बहनें थी? 5 बहनें थी। सबसे बड़ी मंजुल भक्त का घर का नाम था रानी। दूसरे नंबर पर है कौन? मृदुला गर्ग जी। तो दूसरे नंबर पर मृदुला गर्ग और उनका घर का नाम था उमा। मृदुला गर्ग जी का घर का नाम उमा था। और जो तीसरी बेटी थी उनका नाम था, क्या नाम रखा था? चित्रा। और घर का नाम था गौरी। और जब पांचवी और चौथी पांचवी बेटियां हुई तो पिताजी ने एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। पांचों बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि दोनों की
के बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। कि रेणु और चित्रा तो लेखन से बची रही, लेकिन राजीव फिर लेखन कार्य में ही जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की राज रखते हुए हिंदी में अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले है। कि जो मेरी बहन अचला है सबसे छोटी, वो अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन मेरा भाई राजीव भी हिंदी में ही लेखन कार्य करता है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। तो जैसे 5 बहनें हैं, राजीव सबसे छोटा भाई था, तो 2 सबसे बड़े और 2 सबसे छोटे लिखते हैं और बीच के 2 लेखन कार्य नहीं करते। क्योंकि उनका कहना है कि कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। मेरी ससुराल में हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता था। यानी कि मेरी ससुराल में मेरी रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता था। तो इनका क्या फ़ायदा हुआ ना पढ़ने का, कि मेरी जो है गलतियाँ, मेरी आलोचना कोई नहीं करता था। ख़ैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई। तो कहती है कि मैं अपनी बहनों की बात करना चाहती हूँ और लेखक नहीं बनी। जो 2 बहनें मेरी लेखक नहीं बनी और परदादी की मन्नत के बाद इस धरती पर आई, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है, जैसे मेरे पिताजी, एक बार मंजुल से कहा था मेरे पिताजी ने, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है, पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। तो कहती है यदि हम शेर थे तो वो दोनों बिना लेखिका जो लेखन कार्य नहीं करती थी मेरी दोनों बहनें, तो वो दोनों हमसे भी ऊपर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे में से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, कि भाई लोग कहेंगे कि ये दिखावा कर रहे हैं, जो शायद था। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी असर था उनके ऊपर, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा, खरामा खरामा मीन्स धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, कि ना तो वो गाड़ी में बैठती थी और ना वो पेपर देकर खुश थी। एग्जाम देकर भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। किसको? रेणु को। ना तो वो पेपर देके खुश थी, ना वो गाड़ी में बैठकर खुश थी। तो क्या हुआ, एक बार स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया उसने, +2 तो, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क उसे विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में भी वह माँ से 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। कि यदि कोई उसे सेंट भेंट करता है, गिफ्ट में देता है, तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ।
तीसरे नंबर पर जो है, कौन है तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर चित्रा है। कौन है बेटा तीसरे नंबर पर? उसकी बहन चित्रा। तो क्या हुआ, तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह कॉलेज तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। कि जो चित्रा है वह कॉलेज तो जाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी क्या है बेटा, कि वो खुद पढ़ने में भी इतना मतलब खुश नहीं होती जब जितना वो दूसरों को पढ़ाने में खुश होती है। तो औरों को पढ़ाने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसकी शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं। यानी कि जिनको वो पढ़ाती है, उनके ज़्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक़्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ-बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे रख खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। यानी कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी, उस लड़के को ही उसने कह दिया था चित्रा ने कि जो वह ठान लेती है करके रहती है और मैं तेरे से विवाह करके रहूंगी। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। तो क्या है, पहले उसने इकोनॉमिक्स से जो है एमए वगैरह किया और फिर जो है पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चली, मतलब परंपराओं का निर्वाह उसने नहीं किया। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली और उसके आगे लीक पर नहीं चली। घबरा घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग उसे भी लग गया। किसको? अचला को, जो सबसे छोटी थी। एक बात हम में एक सी रही, यानी कि सारी बहनों में एक जैसी बात रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। कि चाहे मतलब हम जो है परंपराओं को का निर्वाह नहीं करते थे, जो नियम है, रूल रेगुलेशन है स्त्रियों के लिए, उनको हम नहीं फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी अपने हमने जो है अपना वैवाहिक जीवन निभाया, उसे उसे जो है तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी रही। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जो जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। यानी कि लेखिका बताती है कि मैं बिहार में जो है रही शादी के बाद, और डालमिया नगर था, एक छोटा सा कस्बा था। वहां पर क्या था कि पति पत्नी अगर वो फिल्म देखने भी जाते थे तो साथ साथ नहीं बैठते थे। मैं दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। यानी कि मुझे नाटकों में भी एक्टिंग का शौक था। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंची। फिर क्या हुआ कि पहले जो लेखिका रही है अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे दालमिया में, फिर उनकी बदली हो जाती है उनके हस्बैंड की कर्नाटक के बागलकोट में। तब तक जो है मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल भेजने लायक
उम्र हो चुकी थी दोनों बच्चों की। पर वहां जब पहुंची मैं कर्नाटक के बागलकोट में, तो वहां पर जो है कोई भी स्कूल नहीं था ढंग का। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। भाई मैंने कहा कि जब मैंने चर्च के बिशप से जो है दरखास्त की कि आप जो है इस इलाके में एक स्कूल खुलवा दीजिए, तो उस बिशप ने ये कहा, क्योंकि वो क्रिश्चियनों का था, कि यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे तो हैं ही नहीं, तो यहाँ स्कूल खोलकर क्या करेंगे? तो लेखिका ने कहा कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इसलिए आप स्कूल तो खुलवाइए कम से कम। लेकिन क्या हुआ कि उसने कहा कि शिक्षा पाने के लायक जो है बताया लेखिका ने कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं वे भी शिक्षा पाने लायक हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो किसने कही ये बात? लेखिका ने कही। किसको कही? बिशप के, कैथोलिक बिशप को कही, जो चर्च का फादर था उसे कही। और क्या फिर उसने क्या कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते हम आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़ी, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो उन्होंने चर्च के बिशप ने क्या कहा कि देखिए, अगर आप हमें विश्वास दिलाती हैं कि जो आप स्कूल खुलवा रही हैं हमसे, अगर आप ये विश्वास दिलवाएं कि वो आने वाले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, तो हम स्कूल खोल सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो हम जो है स्कूल नहीं खोलेंगे। तो लेखिका को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या जो है, चर्च के बिशप ने कहा कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। तो वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग जो है ख्यात ख्यात मीन्स प्रसिद्ध स्कूलों में, ख्यात जो है, बाद में क्या हुआ कि अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में उन बच्चों ने दाखिला लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 की अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अब वो रेणु के बारे में उदाहरण दे रही है कि क्या हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि दिल्ली में जो पानी है वो 9 इंच ऊपर चढ़ गया था, इतनी बारिश हुई तेज। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहां के नदी नाले और बाढ़ में आ जाते हैं, कि वहां के नाले और परनाले में बाढ़ आ जाती है दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होते ही। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों पर क्या हुआ कि जो पहले तल थे सरकारी दफ्तरों के वे भी भर गए। जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें भी जो है पानी भर गया। और ग्राउंड फ्लोर, जो सरकारी दफ्तरों के ग्राउंड फ्लोर में भी जब पानी भर गया तो सारा जो यातायात है, सारा जो है काम ठप हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि सारा काम ठप हो जाने से जो रेणु है, वो जो सरकारी फाइलें थी दफ्तरों की, वे भी फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु
जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल मीन्स सही जवाब। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील चलकर पैदल स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखते दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चक्कर चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में नीचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, वे देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 26 है। बैक एक्सरसाइज एक बार देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने आपसे ये लेसन जो है आपसे सुनना है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लेसन हमने इतनी अच्छी तरह से कर लिया है कि अब हमें जो है क्रैमिंग की, और वैसे भी हमारा रिविजन चल रहा है, क्योंकि क्रैमिंग की नीड अब हमें नहीं होगी। तो हमारा जो है लेसन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है हमारा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थी? कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, क्यों वो मतलब उनको पसंद करती थी? तो लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, परंतु अपनी नानी के संबंध में उसने जो कुछ भी सुना था, उसके कारण वह उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। क्योंकि जो कुछ उसने सुना था अपनी नानी के बारे में, उसके कारण जो है वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। तो उनकी नानी ने पारंपरिक अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री होते हुए भी विलायती ढंग से जो है जीने वाले विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया था। मरने से पूर्व वे पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिली और उनसे वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही कराएंगे। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों ने लेखिका को प्रभावित किया। उनकी क्रांतिकारी सोच ने जो है लेखिका को प्रभावित किया था। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी? देखिए, जो लेखिका की नानी है, उन्होंने डायरेक्ट तरीके से तो आंदोलनों में भाग नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो चाहती थी कि मेरा देश आजाद हो, सब आजादी आंदोलन में भाग ले। कैसे? कि लेखिका की नानी ने जब स्वयं को मौत के करीब पाया, तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। वे अपने पति के अनुसार किसी साहबों के फर्मा बरदार, यानी कि अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों की बात मानने वाले या अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने वाले किसी साहब से अपने बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के पितर प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके मित्र, उनकी बेटी का विवाह जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। इस प्रकार अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी के साथ करवाकर उन्होंने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखिका की जो नानी थी, उन्होंने चाहे प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह हर प्रकार से देश की आजादी जो है चाहती थी।
लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए कि ना तो वो कुछ काम करती थी, ना वो कुछ परंपराओं का निर्वाह करती थी और फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी। तो कौन सी लेखिका की मां के अंदर विशेषताएं थी? तो बेटा लेखिका की जो मां थी उसके अंदर पहली विशेषता यह थी कि वह बहुत सुंदर, कोमल, व्यवहारिक, ईमानदार और निष्पक्ष भाव की महिला थी। निष्पक्ष क्या होता है बेटा? कि जो सही हो उसी का साथ देती थी। यह नहीं कि गलत की भी तारीफ करती थी। जो उसे सही लगता था वह वही कहती थी। लेखिका की नानी के अनुसार यदि कोई उसके सामने कोई बात कह देता था तो वह दूसरे को नहीं बताती थी, लेखिका की माँ। तो लेखिका की दादी के अनुसार हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। पति के गांधीवादी होने के कारण उन्हें खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती थी। वे बच्चों से लाड़ प्यार नहीं करती थी तथा उन्हें खाना भी नहीं पकाती थी उनके लिए। वे अपना अधिकांश समय जो है पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा, संगीत सुनने में बिताती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताती थी। गोपनीय मतलब जो नहीं बतानी होती थी वो बात किसी को नहीं बताती थी। उन्हें घर वालों से आदर और बाहर वालों से स्नेह मिलता था। क्यों? क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती थी और किसी की बात किसी दूसरे के सामने नहीं बताती थी। इसलिए जो है सभी घर वाले उससे प्यार करते थे और बाहर वाले सभी घर वाले उसका आदर करते थे और बाहर वाले भी उससे स्नेह करते थे। दूसरा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। जो लेखिका की दादी है उसके घर का माहौल, तो लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। उसके पिता की जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था, पर वे होनहार थे। उनके घर में खादी के वस्त्र पहने जाते थे। लेखिका की माँ को खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी। उसकी दादी का परिवार उसके नाना के विलायती रहन सहन से बहुत प्रभावित था। इसलिए लेखिका की माँ से कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था, परंतु उनकी राय मांगकर उसे पूरी तरह निभाया जाता था। लेखिका की माँ के दादी के घर में पूरा सम्मान मिलता था लेखिका की माँ को दादी के घर में, और बच्चों की देखभाल भी लेखिका की माँ के अतिरिक्त दादी, जिठानिया, पिताजी आदि करते थे। घर में सबको पूरी आजादी थी। कोई किसी के पत्र के आने पर उससे उस समय भी कुछ नहीं पूछता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। घर में परदादी भी थी। तो जो दादी का घर था उसमें जो है माँ को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। परदादी जो है वो भी परंपरा से हटकर काम करती थी, जैसा कि बताया गया है बेटा पाठ में। परिवार में परदादी के पुत्र तथा की भी बहनें थी। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं था कि परदादी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़के के स्थान पर लड़की की मन्नत मानती। उन्होंने समाज में प्रचलित इस परंपरा को तोड़ने के लिए ही पतोहू की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी थी। तो क्या था बेटा, परदादी के पुत्र तथा पोते की भी बहनें थी। कि परिवार में जो परदादी के पुत्र थे और पोते की भी बहनें थी। परदादी सबसे पहले क्यों उन्होंने बेटा लड़के होने की मन्नत मांगी? सबसे पहले तो वो लीक से हटकर चलती थी कि पहले जो है लेखिका के पिता की भी बहनें थी और लेखिका के, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई उनके घर में लड़की ही नहीं है तभी मन्नत मांगी होगी। तो परदादी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़के के स्थान पर लड़की की मन्नत मांगती। उन्होंने समाज में प्रचलित इस परंपरा को तोड़ने के लिए ही पतोहू की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी। कि जैसे लोग लड़का होने की मन्नत मांगते हैं कि मुझे पहला बेटा होना चाहिए, तो जो लेखिका की परदादी है बेटा वो इस परंपरा को बदलना चाहती थी
यानी कि जो लीक है उससे हटकर काम करती थी, जो हमारे रिवाज हैं उनसे हटकर काम करती थी, उनके उलट काम करती थी वो। तो इसका मतलब जब लोग लड़के होने की मन्नत मांगते हैं तो परदादी ने किसके होने की मन्नत मांगी? लड़की होने की। तो इसका कारण क्या था कि वो लीक से हटकर काम करती थी और लीक से हटकर काम करना उनकी आदत थी, क्योंकि आम लोग पहली संतान के रूप में लड़का मांगते हैं। वह संसार में प्रचलित जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध चलना चाहती थी, इसलिए वे लड़की के जन्म की मन्नत मांगती हैं। कौन? परदादी। लेखिका जो मृदुला गर्ग हैं, इनकी परदादी जो है एक बेटी, एक पोती होने की जो है मन्नत मांगती है अपनी पतोहू को कि पहली संतान बेटी हो। और उनके तार भगवान से मिले भी हुए थे, भगवान उनकी सुनते भी पूरी थे वही। तो इसलिए पहली संतान जो है मृदुला गर्ग की मम्मी को बेटी हुई। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अब इसमें क्या होगा बेटा कि डराने धमकाने की बजाय यदि हम सहज तरीके से काम करें तो किसी को भी रास्ते पर लाया जा सकता है। जैसे लेखिका की बहन रेणु बीए की परीक्षा न देने पर अड़ गई थी। वह बार बार यही कहती थी, पहले मुझे समझाओ कि पढ़ना क्यों जरूरी है, तभी जो है मैं बीए करूंगी। पिताजी ने उसे समझाया कि बीए करके उसे नौकरी मिल सकती है, अच्छी शादी हो जाएगी, लेकिन बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, और अच्छी शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, समाज में सम्मान मिलेगा। ये सब तर्क जो है रेनू और स्वयं पिताजी को भी ठीक नहीं लगे। तब पिताजी ने उसे कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार से सहज भाव से कहने पर रेनू ने बीए कर लिया। अतः स्पष्ट है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से किसी भी काम को करवाया जा सकता है। और यदि हम इसमें चोर वाला एग्जाम्पल भी देखें तो दादी ने जो है क्या किया, दादी ने कि सहजता से जो है चोर को भी रास्ते पर ला दिया। अब शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए? तो शिक्षा जो है बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में जो है लेखिका ने कर्नाटक के जब एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची तो उसके दो बच्चे थे जो स्कूल जाने लायक थे, लेकिन बागलकोट में कोई भी स्कूल नहीं था। उसने पास के एक कैथोलिक बिशप से मिशन और वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक सहायता से बागलकोट में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। क्योंकि वहां क्रिश्चियनों की संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने में असमर्थता व्यक्त की। तब लेखिका ने अपने जैसे विचार वाले लोगों की सहायता से वहां अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और बाद में उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसान